यूरोप दौरे के आखिर में पीएम मोदी ने पेरिस में फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बीती रात मुलाकात की। भारत फ्रांस रिश्तों के 70 साल पूरे होने और रणनीतिक भागीदारी के 24 साल होने के मौके पर ये मुलाकात हुई। दोनों देश इस मुलाकात से और करीब आए। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, सिविल, न्यूक्लियर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर बात हुई। 10 रोज पहले ही दोबारा जीतकर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में कुछ इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों में 1 घंटे तक बात हुई। पेरिस में स्वागत की तस्वीरें खुद पीएम मोदी ने ट्वीट की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन जंग पर बात की। भारत ने फिर कहा कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले। भारत ने फिर रूस को शांति का संदेश दिया। Yes, I think the developments in Ukraine did come up for discussion between the two leaders, and they exchanged their perspectives on the developments there. Prime Minister Modi gave a very elaborate understanding of the space from where Indian position originate and comes for, which calls for the immediate cessation of hostilities and the resolution to the ongoing situation through diplomacy and dialogue. मोदी और मैक्रोन की बातचीत में जंग से उपजे दूसरे खतरों पर भी विचार किया गया। मसलन ये कि कैसे खाद्यान्न संकट से निपटने में भारत और फ्रांस बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। भारत और फ्रांस ने अपनी 1998 से चली आ रही रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर गंभीर चर्चा की। इसके तहत रक्षा, सिविल, न्यूक्लियर, इकोनॉमिक के मुद्दे पर भी सहयोग पर बात हुई। समुद्री सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी और आतंक के खिलाफ मुहिम जैसे अहम मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की गई। इससे पहले पेरिस में भी मोदी मोदी के नारे जमकर गूंजे। पीएम का पेरिस में जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय मूल के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी के साथ इन लोगों से मुलाकात की। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर 3 मई का अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता 4 मई को अपने ऐलान के अनुसार लाउडस्पीकर उतरवाने रोड पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने उन मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की जहां लाउडस्पीकर लगे थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ताओं को पकड़ा। दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि उनका ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर चल रहे घमासान के बीच नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, बाला साहब थोर्राट, जयंती पाटिल, दादाजी दगड़ू भूसे समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए। महाविकास आघाड़ी दल के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा रोजगार, आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को आखिरकार कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन वक्त पर बेल ऑर्डर नहीं पहुंचने के चलते अब दोनों को आज रिहाई मिलेगी। 4 मई को उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। मुंबई के सेशंस कोर्ट की तरफ से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को ये बड़ी राहत दी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। कांग्रेस समर्थक वकीलों ने कोर्ट रूम के बाहर काले कपड़े दिखाकर चिदम्बरम का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल पी चिदम्बरम कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के एक मामले की पैरवी करने पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात, हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं।
जोधपुर हिंसा के बाद आज कर्फ्यू का दूसरा दिन है। जोधपुर में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिर्फ बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को आने जाने की इजाजत है। अब तक करीब 125 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच मामले पर सियासत भी जारी है। बीजेपी ने राजस्थान के कई शहरों में गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। यानी आपका लोन महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो बरामद होने और स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में एनआईए ने दावा किया है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा था। शर्मा के कहने पर ही सचिन वाजे ने ये साजिश रची और मनसुख को मारकर ठाणे की खाड़ी में फेंक दिया। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक मनसुख एंटीलिया केस का सारा राज जानता था। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद अब साउथ दिल्ली नगर निगम भी बुलडोजर कैंपेन चलाने की तैयारी में है। साउथ नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान के लिए दिल्ली पुलिस से एक्स्ट्रा फोर्स भी मांगी है। 9 मई से लेकर 13 मई तक साउथ नगर निगम शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, जसोला, एमजी रोड, करणी सिंह शूटिंग रेंज इलाकों में अतिक्रमण हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजीव गांधी हत्याकांड में आरोपी एजी पैरारिवलन की रिहाई पर राज्य कैबिनेट के फैसले से बंद है। पैरारिवलन ने राजीव गांधी हत्याकांड में 36 साल की सजा काट ली है और दया याचिका भेजने की उसकी कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र के सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया है कि अदालत को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। यूपी के ललितपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले खाकी की किरकिरी के बाद एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया था। परिजनों के मुताबिक दलित नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर 4 लोगों ने गैंगरेप किया था और जब लड़की रेप का केस दर्ज कराने थाने पहुंची तो आरोपों के मुताबिक थानेदार तिलकधारी सरोज ने भी बच्ची से रेप किया था। पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या अब थानों पर भी बुलडोजर चलेगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 लोगों के पीट कर हत्या कर दी गई। मामला मध्य प्रदेश के सिवनी में कुरुई थाना क्षेत्र में बादल पार चौकी का है। जानकारी के मुताबिक हिंदूवादी संगठन के लोगों को जानकारी मिली कि सागर और सिमरिया गांव के कुछ लोग गोमांस लेकर जा रहे हैं। उन्होंने 3 आरोपियों को पकड़ा और जमकर पीटा, जिसके बाद 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हत्या के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस के मुताबिक पूरे मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली के सिविल लाइंस में हुई बिजनेसमैन रामकिशोर अग्रवाल मर्डर केस पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 नाबालिगों ने लूट और हत्या की साजिश रची थी। आरोपियों के पास से लूटी गई 11 लाख की रकम, विदेशी मुद्रा और घड़ियां बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासे किए उसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपियों ने लूट के विरोध के दौरान बुजुर्ग बिजनेसमैन रामकिशोर अग्रवाल की हत्या कर दी थी। शातिर आरोपियों ने वारदात के बाद 2 दिनों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ऑटो का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी मेट्रो में सफर के दौरान फंस गए। महाराष्ट्र के वासिम जिले में 3 घरों को आग ने चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पूरा मामला रिसोर्ट तहसील के गोहागांव हाड़े का है। घरेलू सामान के अलावा एक घर में रखा शादी के लिए लाया गया सारा सामान जल गया। इस घर में 10 मई को शादी थी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले गांव वालों ने आग पर काबू पाने की काफी मशक्कत की। गनीमत ये रही कि समय रहते घरों के अंदर गैस सिलेंडर बाहर निकाल लिए गए, वरना हादसे में किसी की भी जान जा सकती थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। दिल्ली में तैनात आईएएस अधिकारी के सारंगी ने गाजियाबाद नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक अब्दुल रहमान नाम के शख्स ने उनकी इकलौती बेटी डॉक्टर हर्ष भारती सारंगी से बड़ी साजिश के तहत शादी कर ली। इसके पीछे उसका मकसद लव जिहाद के तहत बेटी का धर्म परिवर्तन कराना है। उन्होंने आरोप लगाया
कि शादी कराने वाली 2 संस्थाएं भी इसी साजिश में शामिल हैं। अब पुलिस शादी कराने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है।